हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 7 को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर लिया है। आप लोगों ने यदि पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले के वीडियो अवश्य देख लें। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप लोगों के लिए इकट्ठे किए जाते हैं सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। 31 से लेकर के 70 नंबर प्रश्न तक आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज़ के प्रश्न होते हैं और मैं भी 31 से 70 तक आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज़ के सभी प्रश्न करवाता हूं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर 31 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में घोड़े के अस्थियों के अवशेष का साक्ष्य मिला है? यानी कि सिंधु घाटी के बहुत सारे नगर खोजे गए थे, उसमें से किस नगर में घोड़े के अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपके पास विकल्प है लोथल, कालीबंगन, रोपड़। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है विकल्प ई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब लोथल, कालीबंगन और रोपड़ में से कहीं भी घोड़े के अस्थियों के अस्थिपंजर नहीं मिले थे। तो मिला कहाँ था? तो सुरकोटदा जो है यहाँ पर घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले थे। सुरकोटदा है कहाँ? तो वर्तमान के गुजरात में जो है ये सुरकोटदा पाया जाता है। आपको बता दूं कि लोथल जो है यह पत्तन नगर होता है। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब कभी भी पूछे कि पत्तन नगर कौन सा है, बंदरगाह कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी का पत्तन यानी बंदरगाह कहाँ पर है? लोथल में। लोथल से चावल के दाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यदि प्रश्न कभी पूछे कि चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा लोथल। ठीक है। उसके बाद कालीबंगन, बंगन जब आएगा वर्ड तो आप सोचिएगा बेंगल्स की बात हो रही है। बंगन, बेंगल्स। बेंगल्स का हिंदी मीनिंग होता है चूड़ी, यानी कि बेंगल्स, चूड़ी के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की कालीबंगन से हमको बेंगल्स के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट रोपड़ की यदि बात हो तो रोपड़ को रूपनगर भी कहते हैं। रोपड़ जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। रोपड़ को रूपनगर भी कहते हैं। और मानव के साथ यहाँ पर कुत्ते को दफनाने की परंपरा के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ तांबे की एक कुल्हड़ी भी प्राप्त हुई है। रोपड़ से तांबे की एक कुल्हड़ी भी प्राप्त हुई है। और यदि कभी पूछ देना कि लोथल जो है वह किस नदी के किनारे है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और रोपड़ कहाँ पर है? सतलज नदी के किनारे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास है आनंद मठ। कभी यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा है या किसके द्वारा रचा गया है, लिखा गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ उपन्यास में क्या चीज़ का वर्णन है? तो आनंद मठ उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि 1770 में जो है 1770 में अकाल और कंपनी के कठोर आर्थिक आदेश ने सन्यासियों के समूह को लड़ने पर मजबूर कर दिया, सन्यासी विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। 1763 से लेकर के 18 ईस्वी तक यह विद्रोह चलता है। सन्यासी विद्रोह कब चला? 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह चलता रहता है। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि सन्यासी विद्रोह जो है, हाँ, सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता केना सरकार, दीजी नारायण, मंजर शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी आदि जो है सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ये भी आप लोगों को याद रखना, कभी पूछ दिया जा सकता है कि सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो 2-3 नाम, यदि आप 5-6 नाम याद नहीं रखते हैं तो 2-3 नाम तो आपको याद रखने ही चाहिए। एक भवानी पाठक, दूसरा देवी चौधरानी और तीसरा मंजर शाह। तो भवानी पाठक, देवी चौधरानी और मंजर शाह, इस 3 व्यक्ति का नाम रखना आपको याद है। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व इन तीनों का नाम सबसे प्रमुख है। और भी नाम है लेकिन ये तीनों ज़्यादा प्रमुख है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था? तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इब्न बतूता ने।
ठीक है। सल्तनत काल में इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया था। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे। यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। जितनी भी बात मैं बोल रहा हूँ सभी प्रश्नगत दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो एमबीटी, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। कब आया? 1333 ईस्वी में। कहाँ के निवासी थे? मोरक्को के निवासी थे। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है वो रहला नाम की एक पुस्तक थी। पूछा जाएगा कि रहला जो है किसकी रचना है, तो जवाब हो जाएगा इब्न बतूता की। यहाँ पर मैं बता दूं कि इब्न बतूता ने डाक प्रणाली की व्यवस्था व्याख्या की थी। घोड़े की चौकी यानी घोड़े का पोस्ट, जिसे उलुक के नाम से जाना जाता था, प्रत्येक 4 मील की दूरी पर तैनात शाही घोड़े द्वारा चलाया जाता था। अमीर खुसरो यहाँ पर आपको विकल्प ए में दिखाई दे रहा है। मैं अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी चर्चा कर दूं कि अमीर खुसरो वैसे तो बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी तीनों के समकालीन थे। यदि कभी पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे, तो बलबन के भी समकालीन थे, अलाउद्दीन खिलजी के भी समकालीन थे, जलालुद्दीन खिलजी के भी समकालीन थे। लेकिन अमीर खुसरो के बारे में पूछा जाएगा कि किसके दरबार में रहते थे, तो सबसे ज़्यादा जो है ये रचना हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो को तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। तबला और सितार का आविष्कारक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। और कवाली जो आप लोग सुनते हैं, तो कवाली के जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यदि कभी पूछ दें कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो वो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यानी कि गुरु कौन हुए? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना यदि बात करें, तो अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना तुगलक नामा है। क्या है अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना? तुगलक नामा। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना हो गया तुगलक नामा। सर्वाधिक, अब यहाँ पर सुल्तान फिरोज शाह की यदि बात आई है सॉरी, सुल्तान फिरोज शाह के बारे में आप लोग जानिए कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया, किस शासक के समय में हुआ, तो इसका जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। प्रश्न संख्या 34, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, यानी आपको बताना है भारत में सबसे प्राचीन विहार जो है वो कौन सा है। यहाँ पर विकल्प ए प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी, विकल्प बी उदंतपुरी। यानी भारत का सबसे प्राचीन विहार जो है वो उदंतपुरी विहार है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर 3 जोड़े आपको दिखाए गए हैं। पहला है इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष, भारत संघ, ये एक प्रकार का संस्था है और उसका संस्थापक दिया हुआ है। इंडिया लीग संस्था के संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष। भारत संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत संघ के संस्थापक कौन हुए? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और पूना सार्वजनिक सभा, इसके संस्थापक कौन हुए? जीवी जोशी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ई, यानी कोई भी जोड़ा गलत नहीं है। तीनों जोड़ा जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया है। भारत संघ की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया है। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है जीवी जोशी ने किया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि भारत संघ की स्थापना जो है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया है। तो कब किया है? 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर किया था। और यदि पूना सार्वजनिक सभा की यदि बात करें, तो जीवी जोशी, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव जोशी, महादेव गोविंद रनाडे, ये दोनों ने मिलकर किया। एमजी रनाडे और जीवी जोशी ने मिलकर के पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कब किया था? तो 1870 में किया था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 36 पर। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जो है वो आगरा शहर में कैद थे। मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह और मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। ये याद रखेंगे, 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पूछा जाता है कि कब हुआ, तो 11 जून 1665 को। और किसके किसके बीच हुआ था? तो मुगल साम्राज्य
का सेनापति जो था वो जय सिंह था और उधर मराठा छत्रपति शिवाजी। तो जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 ईस्वी को। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे और A.O. ह्यूम ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी थे। और स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुई थी? बम्बई के तेजपाल संस्कृत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज महाराष्ट्र में। ठीक है। और कितने अनुयायी उस समय उपस्थित थे? कितने लोगों के साथ यह स्थापना हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को 72 सदस्यों के साथ जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। मैं क्रम से 4 अधिवेशन पर बात करता हूँ। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह बम्बई में हुआ था जब स्थापना हुई थी 1885 में। तो उस समय जो है कि इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1 वर्ष के बाद 1886 में हुआ। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। वहाँ पर पहली बार गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है? तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में और इस बार बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनते हैं। यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। उसके बाद चौथा कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, जो वर्तमान में प्रयागराज है। इलाहाबाद में कौन बनते हैं? तो चुनाव से पहली बार यानी कि पहली बार निर्वाचित हुए थे और ये बनते हैं अंग्रेज अध्यक्ष या प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। ये होते हैं जॉर्ज यूले। तो ये आपको 4 क्रम से याद रखना है। और मैं बता दूं कि कलकत्ता में जब 1890 ईस्वी में अधिवेशन होता है तो उस समय के अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता होते हैं। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं? 1890 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया जाता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 का कहना है सुमेलित कीजिए। इधर आपके यात्री दिया हुआ है और इधर उनकी रचना दी हुई है कि किस यात्री ने कौन से रचना की। अभी हम लोग पीछे भी देखे थे इब्न बतूता रहला नामक पुस्तक की रचना करते हैं। अलबरूनी करते हैं किताबे हिंद। हाँ, ये बिल्कुल सीधा सीधी है। अब इब्न बतूता हो गया, किताबुल रहला अमीर खुसरो, तुगलक नामा। और उसके बाद अब्दुल मालिक इस्लामी जो है फुतुह उश सलातिन, ये जो है आपका सी का ए, ये हो जाएगा आपका सही। अब्दुल मालिक इस्लाम जो है फुतुह उश सलातिन नामक पुस्तक की रचना करते हैं। अब आपके पास बचा मिन्हास उस सिराज, इन्होंने तबकात ए नासरी की रचना की है। यह पुस्तक और उसके रचनाकार से रिलेटेड है। तो फिर से मैं इसको बोल दूं कि इब्न बतूता ने किताबुल रहला की रचना की है और अलबरूनी ने किताबे हिंद की रचना की है। अब्दुल मालिक इस्लाम ने फुतुह उस सलातिन की रचना की है। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की है और उसके बाद मिन्हाज उस सिराज ने तबकाते नासिर की रचना की है। इस प्रकार से सुमेलित वहाँ मैंने कर दिया, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 का। बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? यानी बोहरा समिति का जो गठन किया गया था किस लिए किया गया था ये बताना है। तो बोहरा समिति का संबंध जो है कि राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ से संबंधित बात के लिए बनाई गई थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव सत्ता में थी तब बोहरा समिति का गठन किया गया था। तो बोहरा समिति का गठन कब किया गया था? 1993 में। कब किया गया था? 1993 में किया गया था बोहरा समिति का गठन। इस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इस समिति यानी बोहरा समिति का गठन जो है अपराधियों, नेताओं और नौकरशाहों के साठगांठ या गठजोड़ कि जो है कि ऊपर जांच के लिए किया गया था। बोहरा समिति की रिपोर्ट जो है आज तक प्रकाशित नहीं किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पर। भारतीय संविधान की 103वां संशोधन जो है संबंधित है। तो भारतीय संविधान के जो 103वां संविधान संशोधन है वह आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन, तो याद रखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने से है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है। याद रखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग भी और राज्य लोक सेवा आयोग, इसके गठन की चर्चा जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है। अनुच्छेद 312 में क्या है? तो अनुच्छेद 312 में संसद को संघ एवं राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार जो प्राप्त है अनुच्छेद 312 के तहत है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। यानी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती की जाती है यूपीएससी के द्वारा की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324 भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की चर्चा किसमें? अनुच्छेद 324 में। आइए चलते हैं 42 में, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। आपको जानकारी हो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, जिसको पहले CSO कहते थे, उसी का नाम बदल कर किया गया है। अब CSO के बारे में बात करें तो CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में किया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब किया गया था? 1951 में किया गया था। बाद में इसी का नाम बदल करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया, जो विकल्प C में दिया गया है। इसका क्या काम है? राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन करना। ठीक है, तो समंकों, राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। यहाँ पर जानना बहुत जरूरी होता है कि राष्ट्रीय आय कहते किसको हैं। तो एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कुल बाजार मूल्य जो भी होगा वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय को 3 वैकल्पिक तरीकों से जो है मापा जा सकता है। ये 3 विकल्प क्या हो सकता है? उत्पादन विधि हो सकता है, आय विधि हो सकता है, अथवा व्यय विधि हो सकता है। व्यय विधि का मतलब होता है खर्च विधि, आय विधि मतलब इनकम विधि, और उत्पाद विधि का मतलब होता है प्रोडक्शन विधि। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? तो भारत में निर्धनता के स्तर का जो आकलन है वो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, ध्यान से सुनकर इसको याद कर लेंगे। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाएगा? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व के सभी बाजारों में एकजुटता। यानी कि भारत का बाजार और विश्व का मतलब दुनिया के दूसरे देशों का बाजार, दोनों के बीच आपसी सौहार्द, आपसी संबंध अच्छा होना ही जो है कि वैश्वीकरण कहलाता है। हम दुनिया के दूसरे देशों में आसानी से सुगमतापूर्वक अपने वस्तु को, अपने सामान को बेच सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब देना था कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो सही जवाब हो जाएगा, वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को ही क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि आर्थिक कल्याण की सर्वोत्तम माप कौन सी है? आर्थिक कल्याण के सर्वोत्तम माप जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। आर्थिक कल्याण की सर्वोत्तम माप कौन सी है? प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद 46 है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो साधनों का विनिधान जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है सरकार एवं कीमत तंत्र के द्वारा। केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो सरकार एवं कीमत तंत्र के द्वारा किया जाता है। एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसे कि कमांड अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, एक आर्थिक प्रणाली है जहां एक सरकारी निकाय वस्तुओं के उत्पादन वितरण के संबंध में आर्थिक निर्णय लेता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाएं बाजार नियोजित अर्थव्यवस्था से अलग होती है।
एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में प्रमुख आर्थिक निर्णय सरकार के केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा ही लिए जा सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। भारत में प्रथम उद्योग किसका विकास हुआ था? ठीक है, भारत में प्रथम उद्योग के रूप में जिसका विकास हुआ था वो आपको नाम बताना है। भारत में प्रथम उद्योग के रूप में जो विकास हुआ था ना, वो कुटीर उद्योग के रूप में विकास हुआ था। किसका हुआ था? कुटीर उद्योग के रूप में। मैं बता दूं कि कुटीर उद्योग भारत के पुराने उद्योग में से एक है। यह असंगठित उद्योग का एक रूप है जिसमें लोग हस्तशिल्प, हस्तकरघा, मिट्टी के बर्तन, बुनाई और कालीन बनाना, चर्मकार, धातु के काम करना, ये सब शामिल है इसमें कुटीर उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, वह व्यवस्था जिसमें नर व मादा भाग अलग अलग पादपों पर उपस्थित होते हैं तो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर बायोलॉजी का प्रश्न आ जाता है, यानी कि वैसे पुष्प के बारे में, वैसे पौधों के बारे में आपको बताना है जिसमें मेल और फीमेल जो है दोनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही लिंग एक पौधे पर उपस्थित है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक लिंगाश्रयी। हालांकि यहाँ पर विकल्प के अनुसार मैं बता दूं आपको कि विषम सुकाई भी एक लिंगाश्रयी से रिलेटेड ही शब्द है। तो विषम सुकाई कहे, एक लिंगी कहे, एक लिंगाश्रयी कहे, ये तीनों एक ही बात हो जाता है। तो मेरे अनुसार से विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सही है। एक लिंगाश्रयी भी और विषम सुकाई भी, या एक लिंगी भी शब्द रहता तो वह भी कह सकते थे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अच्छा, यहाँ पर एक मैं बता दूं कि उभयलिंगी क्या होता है या द्विलिंगी क्या होता है, कि जब दोनों नर और मादा पुष्प जो है कि एक ही पौधे पर जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उभयलिंगी या द्विलिंगी। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 49 पर। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ देखिए प्रश्न के साथ उत्तर भी लगा हुआ है। यदि अभी आपसे कभी प्रश्न पूछ दे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सही जवाब हो जाएगा यकृत। यानी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में इसका योगदान होता है। ये बात सही है। निम्न में से एक गलत विकल्प है, उसका चयन कीजिए। तो नीचे दिया गया है कि इसका किस किस क्षेत्र में योगदान होता है, लेकिन इसमें से एक गलत है, इसको आपको चयनित करना है। तो यकृत का क्या काम है? तो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो चलिए ये बात तो बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है यकृत क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को उपापचय करता है। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। मैं आपको बता दूं कि गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्राव जो है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है आमाशय की भीतरी दीवार पर पाया जाता है। तो विकल्प बी यहाँ पर गलत होता दिखाई दे रहा है कि गैस्ट्रिन नामक हार्मोन जो है यह लीवर से स्रावित, यकृत से स्रावित नहीं होता है। और तीसरा है पित्त का बनना। तो पित्त का बनना तो बात सही है, पित्त जो है पित्ताशय में बनता है और ये पित्ताशय यकृत में ही पाया जाता है, लीवर में ही पाया जाता है। एक पित्त की थैली होती है और उसी पित्त की थैली से पित्त रस स्रावित होता है। ठीक है, पित्त का बनना यकृत में होता है। इसका मतलब है कि पूछा था कि गलत विकल्प का चयन करना है, तो गलत विकल्प है आपका विकल्प बी, यानी आंसर हो गया विकल्प बी। नेक्स्ट है, नर में शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो नर में शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो है एलएच के द्वारा किया जाता है। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा शुक्राणु जनन का नियंत्रण अंडर कंट्रोल जो है किया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा किया जाता है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि शुक्र जनन का अर्थ होता है शुक्राणुओं की निर्माण प्रक्रिया, शुक्र जनन कहलाता है। शुक्र जनन का नियंत्रण जो है एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। सर्टोली कोशिका में कम उत्तेजक हार्मोन जिसको FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के लिए जो है रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करता है, जो शुक्राणु के मुख्य हार्मोन नियामक होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 क्या कहता है कि फोटोग्राफी में फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के किस लवण का प्रयोग किया था? सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया था? यहाँ पर ब्रोमाइड ही है, आयोडाइड तो है नहीं, इसलिए विकल्प ए हो जाएगा सही उस उत्तर। ठीक है, फिल्म बनाने के लिए सिल्वर का किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी फिल्म बनाने के लिए। 52 है, टेट्रा एथिल लेड, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में TEL भी कहते हैं, टेट्रा एथिल लेड TEL। तो टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित में से क्या है? तो टेट्रा एथिल लेड जो है यह अपस्फोट रोधी यौगिक है, यानी एंटी नॉक है। ये क्या है? एंटी नॉक है। मैं बता दूं
कि टेट्रा एथिलेट जो है ये गैसोलीन और जेट ईंधन में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। यही एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यानी अपस्फोट रोधी यौगिक के रूप में कार्य करता है। और पेट्रोल के वाष्पन या प्रज्वलन को जो है यह कम करने के लिए पेट्रोल में इसको मिलाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? C2H5 और Pb, यानी कि एथिल का मतलब होता है C2H5 और टेट्रा है तो होल करके 4 लिखा हुआ है, और लेड का मतलब Pb होता है, यानी टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, ये क्या है? अपस्फोट रोधी यौगिक है, यानी एंटी नॉक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 53 पर। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह सामान्यतः क्या होगा? क्षारीय होगा। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होता है? क्षारीय होता है, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो याद रखेंगे, धातुओं के ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय होगा, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होगा। ठीक है, आइए चलते हैं 54 पर। इनमें से कौन सा बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों के निर्माण में, बर्तन के हत्थे के निर्माण में, कंप्यूटर की युक्तियों के निर्माण में, उसके बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा बैकेलाइट। मैं आपको बता दूं कि बैकेलाइट का प्रयोग कंप्यूटर डिस्क, कंघियाँ इत्यादि बनाने में किया जाता है। और जो आप देख रहे हैं ग्लाइप्टल, तो ग्लाइप्टर या ग्लाइप्टार जो भी कहें, ये पीतल के पॉलिश करने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है? पॉलिस्टरीन है। ये क्या होता है? तो ये बच्चों के खिलौने बनाने में काम होता है। पॉलिस्टाइरिन जो है ये बच्चों के खिलौने बनाने में काम आता है। उसके बाद आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 55 पर। सर्वाधिक पुराना संश्लेषित बहुलक है। तो सर्वाधिक पुराना जो संश्लेषित बहुलक है वो बैकेलाइट ही है, जिसका उपयोग कंप्यूटर डिस्क, कंघी इत्यादि बनाने में किया जाता है। यह एक बहुलक है जो मोनोमर्स, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बना होता है। यह सबसे पुराना संश्लेषित बहुलक है। आइए चलते हैं 56 पर। 56 क्या कहता है? यदि एड्रेनालिन का स्तर रुधिर में कम हो जाए तो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। मानसिक विकृति इसका सही जवाब हो जाएगा। जब एड्रेनालिन का स्राव जो रुधिर में कम हो जाता है तो मानसिक विकृति, मानसिक अवसाद से जो है कि रोग ग्रसित हो जाता है। 57 कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है क्या है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। यहाँ पर विकल्प बी जो है बिल्कुल सही है। विकल्प बी, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब है। उसके बाद प्रश्न संख्या 58 है। न्यूटन का पहला गति नियम जो है या विषयक नियम जो है संकल्पना देता है। तो पहला गति का नियम कहता है कोई वस्तु यदि विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहता है, कोई वस्तु यदि गति में है तो वह गति में ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो जाए। तो पहला गति का नियम क्या बताएगा? तो जड़त्व की व्याख्या करता है, जड़त्व के नियम को प्रस्तुत करता है। तो गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व के नियम को प्रस्तुत करता है। आइए चलते हैं 59 पर। 59 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से जगत का पूर्ण निर्धारित सीमाएं नहीं है? तो कौन से जगत पूर्ण निर्धारित सीमाएं नहीं है ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा जगत जो है, प्रोटिस्टा किंगडम जो है का पूर्ण निर्धारित सीमाएं नहीं है। आइए चलते हैं 60 पर। क्या कहता है? मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के द्वारा जो है तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगा? गिरने के समय के वर्ग के, जितना भी टाइम गिरने में लगा उसके वर्ग के समानुपाती होगा मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के द्वारा तय की गई दूरी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या कहता है? निम्नलिखित जनजातियों एवं उससे संबंधित राज्य में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गद्दी पहला ही यहाँ पर सुमेलित नहीं है। गद्दी कहाँ पर पाया जाता है? पंजाब में। बाकी खरवार झारखंड में, खांसी राजस्थान में, ये सब सही है। आइए चलिए चलते हैं 62 पर। एक घन का आयतन कितना होगा जिसका विकर्ण जो है 3√3 है? आप जानते हैं कि घन का जो विकर्ण होता है भुजा √3 होता है। तो √3 तो √3 है, अब भुजा की जगह 3 है। ठीक है, भुजा √3 होता है तो भुजा की जगह क्या है? 3 है। अब यदि 3 है हमारी भुजा तो आयतन क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 27, 3 पर पावर 3, यानी विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है।
उसके बाद आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 63। अधिकांश लोगों को लगेगा कि इसमें कैसे बनाएं, क्या करें, बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा बहुत आसान तरीके से बनाए जा सकते हैं। पूछा गया है कि 200 पर पावर 300 एवं 300 पर पावर 200 में से कौन बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम करेंगे कि पावर को बराबर करेंगे। कैसे पावर को बराबर करेंगे इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँ 200 पर पावर 3 और गुना 100, ठीक है। और 200 पर पावर 3 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8 और 0 कितना हो जाएगा, 3 बार रिपीट हो जाएगा। तो 2 गो 0 है, 3 बार रिपीट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 गो 0, 5 हुआ, एगो और। अब यदि 300 पर पावर 2 गुना 100 लिख दूँ तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो 300 पर पावर 2 का मतलब हुआ 3 तिया 9 और 300 है तो 2 0, 2 दूना 4 0। तो इतना पर पावर यदि 100 हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ना है, यहाँ पर 80 लाख है और यहाँ पर 90,000 है। तो बड़ा तो हर हाल में क्या है, 80 लाख ही है। और चूँकि पावर हमने बराबर भी कर दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प क्या हुआ, ई उत्तर हो गया। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 64 पर। कहता है कि √7 √7 इस प्रकार से होते होते बढ़ते चला जाएगा और उसके बाद बराबर में दिया हुआ है 343 पर पावर y-1। आपको यहाँ पर y का मान निकाल कर दिखाना है। इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है, यदि बेस इक्वल हो जाए तो पावर इक्वल हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यदि कई बार इस तरह से रूट कंटिन्यू चलता रहे तो इसका सही उत्तर हो जाता है 7 और बराबर है तो बराबर। उसके बाद 343 जो होता है वह 7 पर पावर 3 के बराबर होता है और फिर क्या है कि y-1 भी है। तो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 3y, इसका मतलब हुआ कि 3y-3 = 1। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, यानी y बराबर कितना हो गया, 4/3। यानी विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई जो है, एक बांस है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, इसकी परछाई जो है 2√3 मीटर है। कहने का मतलब ये है 6, ये है 2√3। आपसे पूछा गया कि ये कौन बताइए कि कितना होगा। जैसे कि ऊंचाई 6 मीटर है और जो परछाई की लंबाई है ये 6 हो गया और ये 3√3 हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो 3, ये 2 रूट है, यहाँ पर 3 नहीं है, ये कितना है, 2√3 है, 2√3। अब इसको जब आप कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। अब क्या करना है कि आप कंजुगेट से गुना करेंगे √3 और ये √3, तो ये पूरा कट जाता है इस 3 से। क्या बचता है अपने पास, √3 और √3 का कितना मान होता है, tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसलिए उत्तर हो गया आपका 60 डिग्री। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ना पूछे इस बार, लेकिन कभी पूछेगा, दूसरे एग्जाम में पूछेगा, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं जो बताऊंगा इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो घटक यूज किया गया था वो क्या था। तो प्रथम पीढ़ी में जो है वो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, निर्वात पंप का प्रयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी जब आई तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। किसका उपयोग किया जाने लगा दूसरी पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर का। जब तीसरी पीढ़ी आई तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाने लगा। जब फोर्थ जनरेशन चौथी पीढ़ी आई तो VLSI का प्रयोग किया जाने लगा। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद जब पांचवी पीढ़ी आई तो VLSI के जगह पर ULSI कर दिया गया। ULSI में सिर्फ आप देख रहे हैं कि VU बना है, तो जहाँ पर लार्ज वेरी लार्ज था वहाँ पर अल्ट्रा लार्ज कर दिया गया, यानी इसका मीनिंग हो गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 पीढ़ी तक हम लोग आए हैं और ये 5 पीढ़ी के बारे में याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। कह रहा है 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 48 दिन में काटता है। ठीक है, एक फसल क्या करता है 48 दिन में काटता है, तो कुल कार्य कितना हो गया 16 गुना 7 और गुना 48।
अब आपसे पूछा गया है कि 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रति दिन काम करके कितने दिन में फसल को काटेगा। तो कितने दिन में काटेगा, तो हम इधर x कर देते हैं बराबर और 14 और गुना 12 ये कर देना है। तो 12 चौके 48, 7 दूना 14 और ये 16 है तो 8 दूना 16 और 8 चौके 32, यानी x बराबर कितना मान आ गया 32। यानी कि 32 दिन में ये प्रत्येक दिन 12 घंटा काम करते हुए 14 व्यक्ति काट देगा उस फसल को। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग है, तो वो रैंकिंग है आपका मानव विकास सूचकांक में 134वां। ठीक है, और मैं यहाँ पर बता दूं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत की स्थिति 159वां है। और आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 पर। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में जो सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है वो लक्षद्वीप में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, लक्षद्वीप में। उसके बाद नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य घोषित किया गया है। तो भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है, वो हिमाचल प्रदेश है। इस प्रकार से ये था हमारा आज का 7वां सेट और आज के 7वें सेट का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है कि आप लोगों को यह हमारा प्रश्न जो है कि पसंद आ रहा होगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।